हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लखन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल वैद्यनाथ की स्टडी में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th की एनसीईआरटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला था हमारा संख्या पद्धति क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को अच्छी तरीके से समझे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या होता है प्राकृत संख्या, क्या होता है पूर्ण संख्या, क्या होता है पूर्णांक, इस चीज़ को भी बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जाने। और हम लोगों ने लास्ट में जो पढ़ा था वो था हमारा वास्तविक संख्या, जो कि हमारा क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। आज हम लोग इससे डील करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिमिलर दूंगा, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ उसी से रिलेटेड दूंगा और उसको आपको लगाना है। ठीक, तो देर ना करते हम आज आपके अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या में हमारा जो पहला आता है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन को जानने से पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन परमिका को जानने से पहले हम जानते हैं प्रमिका किसे कहते हैं। तो अब देखो, परमिका क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। परमिका का मतलब यदि यहाँ कोई प्रूवन स्टेटमेंट है और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, परमिका कहते हैं। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन परमिका क्या है इसको जान लेते हैं। तो देखो क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक अगर जो ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि जहाँ क्या होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और क्या होता है कंडीशन हमारा है जीरो इज लेस देन इज इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये है हमारा कंडीशन। तो इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली में, इसको समझते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर जो हम आपसे कहें कि अगर 17 को 4 से भाग दो, तो 17 को 4 से भाग दो, 4 चौको 16, हमारा एक बच गया। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 17 बराबर 4 गुणे 4 प्लस 1। मतलब इसको हम बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और ये प्लस में है जो हमारा उसे बोलते हैं शेषफल। तो ये हम बचपन में पढ़े थे, आप लोगों को पता है कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 चौके 16 और एक 17 हो गया। तो ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं ये इसका। तो इसी को हम कुछ इस प्रकार से अगर जो हम चर के वैल्यू चर में लिखें तो ए, अगर जो हम भाज्य को ए मानते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर, तो यही तो है हमारा यूक्लिड विभाजन परमिका। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परमिका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब हम कंडीशन को भी एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं आपको कि जीरो इज क्या होता है, लेस देन इज इक्वल टू आर इज लेस देन बी। मतलब क्या होगा, आर जो होगा जीरो के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा, या और बी क्या होगा, हमेशा आर से बड़ा होगा। इसको हम थोड़ा समझा देते हैं। अब देखो जो शेषफल होगा यहाँ पर जो शेषफल होगा या तो जीरो होगा या उससे बड़ा। ऐसा नहीं है जीरो से कम होगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, जीरो के बराबर हो सकता है। तो ये आर हमारा समझ में आ गया कि ये जीरो के बड़ा हो सकता है या फिर क्या होता है, बड़ा हो सकता है जीरो से। अब बी और आर में क्या है, बी कैसे आर से बड़ा होगा, अगर जो हम मान लें कि यहाँ पर एक ना आके 5 आया है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 से अगर जो 5 में भाग देंगे तब भी क्या होगा, एक बार में हमारा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो शेषफल होगा हमेशा क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा। अगर छोटा नहीं होगा तो भाग चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंडीशन भी समझ में आ गया होगा कि ये क्यों बी जो है हमेशा आर से बड़ा होगा। तो यही हमारा है यूक्लिड विभाजन परमिका। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसके मदद से हम क्या करते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम को समझते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम को समझते हैं और यूक्लिड एल्गोरिथम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यूक्लिड विभाजन परमिका तो समझ लिया। अब आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको अगला हमारा है यूक्लिड विभाजन परमिका। अब देखो यूक्लिड विभाजन परमिका से हम दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, जैसे हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है, या फिर महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, यूक्लिड विभाजन परमिका एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, दो दिए गए नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो
अब हम इसको समझते हैं क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको समझने से पहले हम एल्गोरिथम का मीनिंग समझते हैं, आखिर में एल्गोरिथम का क्या मीनिंग है, ठीक, इसका मतलब क्या है। तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, आप देखो जब भी हम कोई भी मैथ में कुछ भी प्रूफ करते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। अगर जो हम उन्हीं स्टेप को इकट्ठा कर दें तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहूँ, हम अगर गणित में किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो कुछ स्टेप चलते हैं, और उन्हीं स्टेप को अगर जो हम एकत्रित कर दें तो वो हमारा होता है ये एल्गोरिथम, ठीक। तो अब देखो ये यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड विभाजन परमिका से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन परमिका का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें यूज होता है, इसीलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन, और एल्गोरिथम है इसलिए हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक। तो क्या है इसमें स्टेप, स्टेप को हम जान लेते हैं। तो देखो हमारा जो पहला स्टेप है, दिए गए दोनों धनात्मक पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किया, दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं क्यू और ए और बी, दिए रहने पर हमने क्या किया, ऐसी आदित्य यानी यूनिक पूर्ण संख्या, हमें भागफल और शेषफल हमेशा मिलता है। आपको पता है अगर हम इसको इस तरह लिखें, ए कोई भाज्य है, ठीक है, बी कोई भाजक है, ठीक है, तो हमें पता है आपको क्यू यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर कुछ हमारा कोई वैल्यू मिलकर यहाँ पर हमें आर मिलेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करें, जैसे कि इन दोनों पे हम क्या, ये दोनों तो दिए गए नंबर है और उन पे हमने यूक्लिड विभाजन परमिका का यूज किया, प्रयोग किया, तो हमें ये दोनों मिल गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन परमिका का यहाँ पर कैसे यूज करने को कह रहा है, प्रयोग करने को कह रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है, यदि हमारा शेषफल शून्य हो जाए, यदि हमारा जो आर है वो शेषफल शून्य हो, मतलब कि जीरो हो जाता है, तो संख्याओं का एचसीएफ संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, दिया गया भाजक होगा, दिया गया भाजक ही हमारा क्या होगा, संख्याओं का एचसीएफ होगा। मतलब जो अगर ये जीरो हो जाता है तो बी जो होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, किस नंबर का, ए और बी जो दिए हुए नंबर रहते हैं उनका एचसीएफ होगा, ठीक। और अगर यदि हमारा क्या हो, हमारा शेषफल जीरो नहीं होता है, जो शेषफल हमारा जीरो नहीं होता है, जो आर है हमारा जीरो नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, आर से बी में भाग देते हैं। अगला जो हमारा स्टेप रहेगा उसमें क्या करते हैं, आर से बी में भाग देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यदि क्या हो, यदि नहीं हो यानी भाजक जीरो ना हो और शेषफल में यूक्लिड विभाजन क्या करें हम, भाजक और शेषफल में यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। भाजक और शेषफल, देखो भाजक बी और शेषफल आर में यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखो ए और बी था, यहाँ पे हमारा भाजक और शेषफल हो जाएगा, जिसपे हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। और यह प्रक्रिया तब तक करेंगे, तीसरे स्टेप में हमारा यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य ना हो, और जहाँ शेषफल हमारा शून्य होगा वही भाजक क्या कहलाएगा, हमारा दोनों संख्या जो ए बी है उनका एचसीएफ कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, दोनों दिए हुए नंबर पे यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करेंगे। अगर जो हमारा शेषफल शून्य होता है तो भाजक जो हमारा दिया गया रहेगा बी, वो क्या कहलाएगा, हमारा एचसीएफ कहलाएगा दोनों दिए हुए नंबर का। और यदि शून्य नहीं होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल में क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के बाद तब तक इस प्रोसेस को जारी रखेंगे जब तक हमारा शेषफल जीरो नहीं आ जाता। जहाँ पर हमारा शेषफल जीरो आता है तो वह भाजक जो होगा उन दिए हुए नंबरों का एचसीएफ कहलाएगा। इसको हम एक क्वेश्चन की तरफ से एक क्वेश्चन से समझते हैं, जो कि प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसके जरिए हम समझते हैं, अच्छी जगह समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पहला जो प्रश्नावली 1.1 का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये जो हमारे नंबर दिए हुए 135 और 225, 196 और 38,220 और हमारा 867 और 225 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और इसको समझते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। जो हमारा पहला सॉल्यूशन होगा वो क्या है, हमें कह रहा है 135 और 225 का एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो सबसे पहला हमारा वर्क रहेगा इसको ज्ञात करने के लिए, इन दोनों में छोटा कौन है, जो छोटा रहेगा उसको हम लिखेंगे भाजक के स्थान पर,
और जो बड़ा रहेगा उसे हम रखेंगे भाज्य के स्थान पर, जैसे कि ए और बी दिया जाता था। अब इस पे हम यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे तो आपको पता है 135 को जब 225 में भाग दें तो एक बार में 135 आएगा, ठीक है। और अगर जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 90। अब अगर जो इसको हम यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 225 बराबर, जैसे कि ए था वहाँ पर, भाजक 135 गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो था हमारा कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देखो शेषफल हमारा जीरो नहीं है, शेषफल जीरो नहीं है तो हम क्या करें, मतलब कि हमारा जो भाजक है 135 वो हमारा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब शेषफल जीरो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, भाजक और शेषफल में क्या करते हैं, फिर से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों को ए और बी मान लेते हैं, ठीक। अब इन दोनों को ए और बी मानने पे क्या होगा, हमारा शेषफल को हम हमेशा भाजक के स्थान पर लिखते हैं और जो भाजक होता है उसे हम भाज्य के स्थान पर लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने पहला स्टेप क्या किया, छोटा पकड़ा, छोटा लिया सबसे। दूसरा स्टेप यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग किया, देखा शेषफल जीरो है या नहीं, शेषफल नहीं जीरो है, इसलिए हम क्या करें, भाजक और शेषफल में फिर से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखो 90 भी क्या होगा, एक बार में ही जाएगा और यहाँ पे हमें बचेगा 45 और इसको हम फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा 135 बराबर भाजक 90 गुणे 1 प्लस 45। अगर जो हम यहाँ देखें तो फिर से हमारा शेषफल जीरो नहीं है, आर जीरो नहीं, फिर हम क्या करेंगे, भाजक और शेषफल में फिर यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करेंगे। तो फिर प्रयोग करते हैं तो क्या आता है, हमारा आएगा भाजक को हमेशा क्या करते हैं, हम भाज्य के स्थान पर लिखते हैं और शेषफल को भाजक के स्थान पे। अब इस पे हम लगाते हैं तो देखो 90 दूनी 45 दूनी 90, शेषफल हमारा जीरो आ गया। अगर जो हम इसको लिखें इसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके तो देखो क्या आएगा, हमारा आएगा, हम लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस जीरो। यहाँ पर अगर जो हम देखें शेषफल जीरो आ गया। जब शेषफल जीरो आता है, जिस भाजक से आता है वो भाजक ही हमारा क्या कहलाता है, दिए हुए नंबर मतलब 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो आपको समझ में आ गया हमने क्या किया, आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। हमारा जो पहला वर्ग था क्या किया, दोनों में छोटा चुनना, हमने छोटा चुना, छोटा हमारा 135 मिला, 135 को हमने भाजक, यहाँ जो रहता है उसको भाजक कहते हैं, भाजक के स्थान पे लिखा। जो बड़ा है उसको हम भाज्य के स्थान पे, यहाँ जो ऊपर रहता है ये 225 क्या है, भाज्य है। अब हम क्या करें, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं तो हमें पता है Q और R मिलेगा, जैसे कि वहाँ पर कहा था विद्यमान रहता है Q और R। तो यहाँ देखो Q और R हमें मिला, इससे हम यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप में लिखें। और यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस रूप में लिखें। इस रूप में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं शेषफल जीरो है, शेषफल जीरो नहीं होने पर भाजक, शेषफल और भाजक में फिर से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ प्रयोग किया था। इन दोनों में फिर प्रयोग करते हैं, इन दोनों में प्रयोग करने के बाद शेषफल को हमेशा क्या करते हैं, भाजक के स्थान पर लिखते हैं और जो हमारा भाजक होता है उसे भाज्य के स्थान पर लिखते हैं। अब क्या करते हैं, शेषफल और भाजक में यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करते हैं। इसमें देखते हैं फिर इसको प्रयोग करने के बाद यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप में लिखते हैं, जो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में है। यहाँ देखते हैं शेषफल जीरो नहीं है, फिर हम अगेन क्या करते हैं, शेषफल और भाजक में यूक्लिड विभाजन परिमिका का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और प्रयोग करने के बाद देखते हैं कि क्या शेषफल जीरो आता है। अगर जो शेषफल जीरो आ जाता है तो वही भाजक, जिस भाजक से हम लोगों ने भाग देने पर शेषफल जीरो आया है, वही भाजक ही हमारा दो दिए हुए नंबर का एचसीएफ होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा 100
96 और क्या है, और हमारा है 38,220। अब इनका हमें एसटीएफ निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। हमारा फर्स्ट स्टेप पहला जो है इन दोनों में से छोटा चुनना, तो हमारा सॉल्यूशन में हो जाएगा, हल में, हल या सॉल्यूशन दोनों कह सकते हैं, ठीक। इसमें छोटा को हम क्या करते हैं, भाजक के स्थान पर लिखते हैं, जो बड़ा है उसे भाज्य के स्थान पर। अब इसको भाग कैसे दोगे, तो इसको हम जैसे भाग देते हैं वैसे देते हैं, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम भाग देते हैं, तो ये देखो हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इन तीनों में लगाते हैं पहले भाग, ठीक है, इन तीनों में, क्योंकि 38 काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो 382 में लगाते हैं। तो एक बार में हमारा कितना आएगा, 196, ठीक। आगे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे अगर जो हम यहाँ पर देखें तो क्या आएगा हमारा, 6 12 6 6, यहाँ पे आएगा हमारा 8 और यहाँ पे 1, और हम अगर जो हम इस 2 को उतार दें यहाँ पर हो जाएगा। अब इस पे हम लगाते हैं, तो देखो इस पे हम लगाएंगे तो 9 बार में, 9 बार में हमारा आएगा 1764। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आएगा 0, सॉरी, यहाँ आएगा हमारा 8 और यहाँ आएगा 9, 98 आएगा। अब हम इस 0 को उतारते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, अगर जो हम देखें तो इसको 5 बार में ये चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा 0 आ गया। अब अगर जो हम इसको यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिखें तो क्या आएगा हमारा, देखो ध्यान से, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है, इसको समझो एक बार ध्यान से। देखो भाज्य, भाज्य, अब हम लिखते हैं भाजक 196 गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, तो हमारा भाजक ही क्या कहलाएगा, दिए हुए नंबर का एचसीएफ। तो हमारा 196 और 38,220 का एचसीएफ, एचसीएफ क्या है हमारा 196। आपको समझ में आ गया। देखो अगर कितना भी बड़ा हो क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिखना है, उसके बाद ही चलो चेक करना है, उसके बाद हम चेक कर लेंगे आराम से इजी वे में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर छोटा चुना, भाग दिया, यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग किया, उसके रूप में लिखा, शेषफल चेक किया, शेषफल 0 आ गया, तो हमारा भाजक क्या कहलाएगा, जो हम जिससे हम भाग दिए उस वही क्या होता है, भाजक कहलाता है, और वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया। देखो दोस्तों, अब हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को देता हूँ, आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों का वर्क रहेगा, और आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें डालेंगे इसका आंसर, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। आगे हम आगे चलते हैं। अगर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, ठीक है, क्या यहाँ पर छूट गया है, संख्या, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक विषम संख्या है वो क्या कहलाता है, वो हमारा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो इस चीज़ को अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम प्रूफ लिखते हैं, ठीक है, प्रूफ हमारा, इसको हम प्रूफ करते हैं। अब देखो हमारा पहला क्या है कि हमें पहला क्या चाहिए,
हमें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या रहे तब ना हम उसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारा इस रूप में होता है। तो हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो पहला काम होगा वो क्या करेंगे, हम पहले धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को ही मानेंगे कि हमें कोई मान लेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। उसके बाद ही तो हम प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या तो दिया नहीं है, तो हम मानते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या पहले। तो हमारा पहला काम रहेगा माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। क्योंकि अगर जो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ही नहीं रहेगा तो हम प्रूफ कैसे करेंगे कि हमें इस रूप में होता है। तो पहला इसीलिए हम लोगों ने धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या मान लिया कि हमारे ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब देखो, अगर यहाँ से हम इसको देखें तो ये कुछ यूक्लिड विभाजन परिमिका के रूप में दिख रहा है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन परिमिका में क्या होता है, आपको पता है यूक्लिड विभाजन परिमिका में होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखो यहाँ पर हमें 6, ये जो 6 है वो बी के रूप में दिख रहा है, क्यू के यहाँ पे हमें क्यू मिला है और आर के यहाँ पे 1 मिला है, ठीक है, इस रूप में। इसीलिए हम इसको हम क्या करेंगे, बी जो हमारा भाजक होता है, भाजक हम 6 मान लेंगे और भाजक हमारा क्या है, बराबर 6 हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 दिया है इसीलिए, ठीक, इसी रूप में होता है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, अगर जो ए होगा, अगर जो ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा तो हम मानेंगे इस रूप में है, इस रूप में है, ठीक है। तो ए बराबर कुछ होगा 6q+1। तो हमें पता है ए बराबर 6 मतलब ये बी हो जाएगा 6, इसीलिए हम यहाँ पर भाजक को हम 6 मान लिए, ठीक। अब हमने क्या किया, भाजक को 6 मान लिया। अब हम यहाँ पर लगाते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका, क्योंकि देखो हमें कोई दो धनात्मक पूर्णांक मिल गया। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन परिमिका लगाते हैं, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका से अगर जो हम इन दोनों के बीच यूक्लिड विभाजन परिमिका का लगाते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होगा, 6 से हम भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ q मिलेगा और हमें कुछ r मिलेगा, ठीक है, कुछ r मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, a बराबर 6q प्लस r, और यहाँ पर कंडीशन होता है 0 इज ग्रेटर देन r इज लेस देन 6। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि जो r है वो तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो r की कौन कौन सी संभवतः मान हो सकता है, r क्या क्या हो सकता है, ये हम अगर जो एक बार सपोज कर ले कि r क्या, अगर हम सोचे थिंक करते हैं तो r के संभव मान क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे r का संभव मान, r का संभव मान क्या हो सकता है, एक तो सकता है 0 खुद, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्योंकि r जो है 6 से छोटा तो होगा, तो 5 तक हो सकता है और 0 तक हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 यही हो सकता है। तो अगर जो हम r की वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगा। तो अगर जो हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, मानते हैं r की वैल्यू पुट कर r का मान रखने पर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। हम लिखते हैं समीकरण 1 में r का मान रखने पर, जब r का मान रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, एक बार हम 0 रखेंगे तो हमारे मिलेगा 6q, a बराबर हमें क्या मिलेगा 6q। अगर जो हम 1 रखें तो हमारा क्या मिलेगा 6q प्लस 1, एक बराबर, तीसरा क्या मिलेगा a बराबर हमें मिलेगा
6q प्लस 2 और क्या मिलेगा a बराबर 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। अब यहाँ पर देखो ये हमारा मान मिला a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2 और हमारे पास कुछ और वैल्यू है जो है a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4 और a बराबर 6q प्लस 5। ये हमारे पास हमारा जो अगला वैल्यू मिला। अब यहाँ पर देखो अगर जो हम 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 इनमें अगर देखें तो हमारा क्या है 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करा है, कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक देखना है, इस रूप में रहता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो है 2 से पूर्णतः विभाजित, यहाँ देखो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या नहीं होगा। जो हमारा ए होगा वो क्या देखो ए जो होगा हमारा इनके रूप में होगा, तो ये धनात्मक विषम सम पूर्णांक संख्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा विषम पूर्णांक ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो हम कहेंगे ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए ए धनात्मक सम पूर्णांक है। तो बचा कौन हमारे पास, अब हमारे पास बचा कौन 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो अब देखो क्या है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी विषम धनांक, कोई भी विषम धनात्मक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। देखो हम एक बार इसको और अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं आपको। अब देखो इसको हम अच्छी तरीके से आपको एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो क्या है, हमने क्या किया, हमारे पास कहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या हो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमें पहला तो ये मानना पड़ेगा, पहले हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगा तभी तो हम ये बता पाएंगे कि वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में है या नहीं। हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ही नहीं होगा तो हम कैसे बताएंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और 6 हमने ये यूक्लिड विभाजन परमीका के रूप में है, इसलिए हम क्या करें, और भाजक हमारा 6 है। अब हम यूक्लिड विभाजन परमीका का प्रयोग करेंगे तो आपको पता है हमें q और r मिलेगा, और एक कंडीशन मिला है 0 इज लेस देन इज इक्वल टू r इज लेस देन b, मतलब r का वैल्यू होगा तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं r का संभव मान क्या आ सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हमने r की वैल्यू रखा तो हमें कुछ a की डिफरेंट वैल्यू मिले। ठीक है, अब a की डिफरेंट वैल्यू मिलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है ये जो है हमारे जो वैल्यू ये क्या है धनात्मक समपूर्णांक संख्या के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारा ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या के रूप में हो सकते हैं। मतलब क्या हो, कोई भी जो विषम पूर्णांक संख्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, वो इसी रूप का होगा। ठीक है,
और अगर कोई धनात्मक समपूर्णांक संख्या होगा वो इस रूप का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो इसको हम इसीलिए विषम पूर्णांक मतलब इसके बारे में डिस्कशन नहीं करें, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना का टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अब देखो क्या है कि हमारा 616 सदस्य हैं जिनको क्या है 32 सदस्यों वाले एक बैंड, आर्मी बैंड के पीछे हमें क्या करना, मार्च करना है। ठीक है, अगर तो क्या हो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूह जो होंगे वो क्या करेंगे, समान स्तंभों वाली संख्या में क्या करेंगे, मार्च करना है। ठीक है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यहाँ पर समझो कि हमारे क्या जो दोनों सदस्य हैं वो क्या करेंगे, समान स्तंभ, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं समान स्तंभ मतलब कि क्या हो, मान लो हमारा जो ये हो गया हमारा क्या है बैंड वाला टीम। ठीक ठीक, और यहाँ हो गया हमारा क्या है, इनकी जो स्तंभ होगी या स्तंभों का जो संख्या होगा वो क्या होगा, समान होना चाहिए। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, अधिकतम क्या हो सकता है, उनके स्तंभों की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें प्रूव करना है कि क्या करें, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकता है। ठीक, इस देखो यहाँ पर जब भी अधिकतम वर्ड आए इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतम, तो अधिकतम से रिलेटेड है HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर को हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पर जनरली पूछ रहा है अधिकतम यानी महत्तम, क्या महत्तम संख्या, महत्तम समापवर्तक ही पूछ रहा है। तो 616 और 32 का महत्तम समापवर्तक ही पूछ रहा है। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप यहाँ पर क्या समझ लोगे कि अधिकतम दिखे तो समझना कि दिए हुए नंबर जो हमारे पास हैं उनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। लेकिन क्वेश्चन को भी समझना जरूरी हो गया। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देना, क्योंकि देखो क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम आपके आंसर लिख पाएंगे। तो किसी परेड में क्या है 616 सदस्यों वाली एक सेना का टुकड़ी एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करिए, मार्च कर रही है। ठीक, एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रही है, मार्च करिए। 616 सदस्य वो क्या है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करिए, मार्च कर रही है। ठीक, दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब जो समूह है दोनों वो क्या करें, समान संख्या स्तंभों वाली संख्या में क्या करेंगे, मार्च करेंगे। स्तंभ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं स्तंभ। ठीक है, स्तंभों में क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है उसे ही हमें बताना है। और इसका हमें कुछ नहीं करना है, जनरली HCF ज्ञात करना है। ठीक, किसका किसका HCF हमें ज्ञात करना है, 32 और 616। तो उन स्तंभों की संख्या अब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगा, अधिकतम संख्या जो होगा वो बराबर होगा किसके, HCF किसका 616 और 32 का। तो आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका के बारे में अच्छे से पता है। अब उसी के सहारे हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करते हैं HCF निकालते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है इन दोनों में सबसे पहले क्या करना है, हमको छोटे को देखना है। तो छोटा कौन है 32। अब 32 से हमें क्या करना है, 616 को भाग देना है। अब देखो 616 को भाग देना तो कितनी बार में जाएगा, इसको हम देखो तो 32 वन टाइम्स में, तो यहाँ बचेगा क्या 10 9, और यहाँ पे आएगा 3 2। ठीक है, और ये 6 को हम जब रखते थे नीचे तो देखो अब इसका पहाड़ा 32 कितने बार में आएगा, सॉरी 32 के पहाड़ा में 296 कितनी बार में आएगा, 296 को अगर देखा जाए तो 9 बार में आएगा। ठीक, 32 9 296, तो यहाँ पर आ गया हमारा
सॉरी 228 आएगा, 88, 288, 32 नंबर 288, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बैठ जाएगा 8। तो अब हम ये देखो, अब इसको हम यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिख सकते हैं 616 बराबर हो सकता है हमारा, हो जाएगा 32 गुणे 19 प्लस 8। अब देखो यूक्लिड विभाजन परमिका को लगाने के बाद यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आया, ठीक है, शेषफल जीरो नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे? फिर शेषफल और भाजक में हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन परमिका लगाएंगे। तो शेषफल और भाजक में लगाते हैं तो हम क्या करेंगे? शेषफल को हमेशा क्या करते हैं? भाजक के स्थान पर रखते हैं और भाजक को भाज्य के स्थान पे तो रखते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? 8 चौको 32, 8 चौको 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0। अब इसको यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिखें तो यूक्लिड विभाजन परमिका के रूप में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 32 बराबर हो जाएगा हमारा 8 गुणे 4 प्लस 0। अब देखो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, मतलब 8 क्या है? 32 और 616 का एचसीएफ है। तो हम कह सकते हैं 32 और 16 का एचसीएफ क्या है? 616 का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? एचसीएफ के बराबर होगा 616 और 32 का। तो हम लिख सकते हैं उन स्तंभों की संख्या इस प्रकार उन स्तंभों की संख्या अधिकतम संख्या, यहाँ पर अधिकतम लिख लीजिएगा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये डायरेक्टली एचसीएफ ही निकालने को कह रहा है, जो कि मैं आपको बहुत पहले से बता चुका हूँ, अच्छी तरीके से एचसीएफ के बारे में बता चुका हूँ, साथ में यूक्लिड विभाजन परमिका के बारे में बता चुका हूँ। तो आप इसमें एचसीएफ आप इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि यूक्लिडियन विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। असल हमें क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो क्या होता है, उसका जो वर्ग होता है वो 3m या m के रूप का ही होता है, ठीक। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए पहले हमें क्या करना है? धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तभी तो हम उसका वर्ग करेंगे और दिखा पाएंगे कि 3m या 3m+1 के रूप में है। अगर जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि वो 3m या 3m+1 के रूप में है? तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा माना धनात्मक पूर्णांक ये है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो फिर वही वाली हमारी जो सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पर देखो ये भी यूक्लिडियन विभाजन परमिका के रूप में a बराबर BQ प्लस R। देखो यहाँ पर Q के जहाँ पर m मान सकते हैं और R के जहाँ पर 1 मान सकते हैं और B के यहाँ पे क्या है 3। तो इसको देखकर हम क्या करेंगे? भाजक और भाजक मान लेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में माना था। भाजक क्या है? भाजक है हमारा 3 मान लिया, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करते हैं तो क्या आएगा? यूक्लिड विभाजन परमिका से अगर हम इस पे यूक्लिड विभाजन परमिका लगाते हैं तो आपको पता है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में लगाया था, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? हम लिख सकते हैं a बराबर आ जाएगा 3q प्लस r आ जाएगा यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग। और यहाँ पर कंडीशन जो है r 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। तो अब यहाँ पर देखो b के यहाँ पे हमारा कितना है? 6 है, सॉरी 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो अब देखो r की वैल्यू क्या क्या हो सकता है? r की वैल्यू हो सकता है 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर,
या फिर 3 से छोटा, तो हम लिख सकते हैं आर का संभवतः मान, आर का संभव आर का संभव मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से कम। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से कम इतना ही होगा। अब आर की जो वैल्यू है हम इसमें पुट करें, ठीक, तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा आर की वैल्यू पुट कर दे तो ए बराबर मिल जाएगा 3Q, दूसरा मिल जाएगा ए बराबर हमें 3Q + 1 और तीसरा मिल जाएगा ए बराबर हमें 3Q + 2। ठीक है, अब देखो क्या रहा, ये हम धनात्मक पूर्णांक हमें मिल गया, ठीक। अब क्या रहा है, इनका जो वर्ग है वो किस रूप में होगा, 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप प्रूफ करते हैं 3m और 3m + 1 के रूप में, तो प्रूफ करते हैं। अब देखो हम इसका वर्ग करते हैं, अगर जब यहाँ पर वर्ग करें एक इसका ए का, तो यहाँ पर जब ए का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, हम लिखते हैं 3 और q का होल स्क्वायर। अगर जब हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, 3 को कॉमन कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा 3q²। हम इसको लिख सकते हैं 3m, जहाँ m बराबर क्या हो सकता है, 3q²। इसी प्रकार अगर अगला हम इसका वर्क करें तो क्या मिलेगा हमें, अब इसका वर्क करें तो हमें मिल जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर और इसका वर्क करते तो हमें आएगा 9q² + 1 + 6q। इसी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर जो ना देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से 3 कॉमन होगा और यहाँ से 3 कॉमन होगा, इन दोनों जगह से हम 3 कॉमन कर लेते हैं, तो हमें 3 कॉमन कर लेते हैं, पहला काम मेरा 3 कॉमन होगा। तो जब 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, जब 9 में से 3 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा और q² अपनी जगह पर रहेगा, और जब 6 में से 3 कॉमन करेंगे तो हमें 2 और q अपनी जगह पर रहेगा +1। ठीक है, अगर जो हम यहाँ पे क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 3q² + 2q, ये हो गया। अगर हम तीसरा क्या करें, तीसरा हमारा क्या था, a बराबर था हमारा 3q + 2, इसका अगर हम करें स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा 9, इसको हम पहले स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, 3q + 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर + 4 + 4 12q। अब देखो यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं, 9q² प्लस, इसको हम 3 + 1 लिख, कोई दिक्कत, क्योंकि 3 + 1 4 ही होगा, और यहाँ पर 12q। यहाँ देखो 3 यहाँ से कॉमन, 3 यहाँ से कॉमन, यहाँ से 3, तीनों 3 कॉमन कर लें तो क्या आएगा, यहाँ देखो बचेगा, यहाँ पर 3 क्यूब का स्क्वायर, यहाँ देखो कॉमन पहले इसको लेते हैं तो यहाँ बचेगा 4 क्यूब, क्यूब 4 3 12 और +1, और ये जो 1 ये वाला है, यहाँ देखो 3 कॉमन किया तब यहाँ पर 1 आया और ये वाला 1 यहाँ पर का है। ठीक है, तो अब देखो हम इसको लिख सकते हैं 3m + 1, जहाँ m बराबर हमारे पास क्या है, 3 क्यूब + 4 क्यूब + 1। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का
ग्रुप का होता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हमारे क्लास इस चैनल पे आपको इसी प्रकार के वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम इसी तरह है, क्योंकि उसमें घन है केवल, तो आप लोग कर कर हमें बता दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।